नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में क्या देश में कानून के दो पैमाने हैं? मसलन मोदी जी का अगर कोई दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, तो भी एजेंसी उसे चुटकियों में दबोच के जेल भेज देती है। और अगर मोदी जी का कोई आदमी है, मोदी जी का कोई दोस्त है, तो भले ही उसके खिलाफ सबूत हो, उसके खिलाफ संगीन आरोप हो, उसने बड़ी गलतियां की हो, तो इस देश की जो एजेंसियां हैं उनकी हिम्मत नहीं होती उन पर हाथ रखने की। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी के आदमी इस देश में कानून से ऊपर हैं? अब दोस्तों, मोदी जी के जो आदमी कानून से ऊपर हैं उसकी परतें तो मैं खोलूंगा ही, लेकिन पहले उन पर बात कर लेते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और कानून ने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया। पहले उनकी बात कर लें। और आज की जो ताज़ा खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि कई महीनों के इंतज़ार के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई। उनको आज जमानत मिल गई, जेल से छूट गए वो। न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। अब केजरीवाल की रिहाई से पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, बड़े नेता दक्षिण भारत के, उनकी बेटी कविता को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, रिहा कर दिया था। और अगर आप कविता से पहले देखें तो मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनकी रिहाई हो गई। मनीष सिसोदिया से पहले संजय सिंह की रिहाई हुई। अब सवाल इस बात का है कि इन नेताओं की जो रिहाई है ये बड़ी बात नहीं है, इनको जमानत देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के इन नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया था। रिहाई बड़ी चीज नहीं है, गिरफ्तारी बड़ी बात है, गिरफ्तारी बड़ी बात है। अब दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल देते समय, जमानत देते समय सीबीआई की जैसे छीछा लेदर कर दी हो, इतनी तल्ख टिप्पणियां की हैं जो शायद सीबीआई पर पहले कभी नहीं हुई होंगी। अब मैं बहुत तफसील से नहीं जाऊंगा, लेकिन जजेस ने 3 बड़ी बातें सीबीआई के बारे में कही। हमारे देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिस पर कभी नाज होता था, उसके बारे में 3 प्रमुख बातें की। नंबर एक बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई सीबीआई। नो एविडेंस अगेंस्ट सीबीआई, ये एक बड़ी बात कही। और दूसरी बात ये कही सुप्रीम कोर्ट ने कि केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया। 22 महीने से चुप बैठी थी, अचानक जब ईडी से बेल मिल गई तब सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया। इशारा सीधे सीधे टाइमिंग पर है, पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ है। और जो तीसरी बात है वो और भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हों या सीनियर ऑफिसर्स, उनको आज रात में नींद ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है। ये केस रजिस्टर किया गया है जिसमें दर्जनों नेता आपने अंदर कर दिए, इसमें कोई दम नहीं है। अब दोस्तों, यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल कि अगर केजरीवाल या सिसोदिया या कविता, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, केस में दम नहीं था, मेरिट नहीं था अगर केस में, तो फिर इस केस की फाइल क्यों खोली गई, ये केस फिर रजिस्टर क्यों किया गया, क्यों रजिस्टर किया गया ये केस। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है विनय कुमार सक्सेना, जो मोदी जी के बड़े खास हैं गुजरात के दिनों से, फिर इन्होंने इस कमजोर केस की पैरवी क्यों की। इन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी सीबीआई को कि आप इस मामले की जांच करिए, इसमें केस रजिस्टर करिए। अगर केस में दम नहीं था तो सक्सेना साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने फिर सीबीआई को चिट्ठी क्यों लिखी, क्यों कहा कि केस बनाइए इस पर। अब दोस्तों, जो चौंकाने वाली बात है इस मामले में वो ये है कि ये जो विनय सक्सेना साहब हैं मोदी जी के खास, इनसे पहले इनकी कुर्सी पर अनिल बैजल साहब बैठे हुए थे, वो भी मोदी जी के ही खास थे। अनिल बैजल सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली।
और इनके पास सबसे पहले शराब पॉलिसी की, लिकर पॉलिसी की फाइल गई थी, जिस मामले में केजरीवाल को जेल भेजा गया। अब बैजल साहब ने एक एक पन्ना पलटा, पूरी पड़ताल की, इनको कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने कोई जांच रिकमेंड नहीं की। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अनिल बैजल का जो प्रोफाइल है 10 गुना बड़ा है विनय सक्सेना। बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े प्रिय थे और एक ईमानदार छवि थी। आखिर क्या वजह है कि इस मामले में अनिल बैजल को कुछ नहीं दिखा, कुछ काला नहीं दिखा? उन्होंने क्यों नहीं सीबीआई को चिट्ठी लिखी? उन्होंने इस मामले में केस रजिस्टर करने को क्यों नहीं कहा मिस्टर बैजल ने? अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो अनिल बैजल साहब थे, एक ईमानदार ऑफिसर अनिल बैजल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सक्सेना साहब से पहले, इन्होंने जब इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया कि साहब इसमें कुछ है नहीं, मेरिट नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, इन पर प्रेशर था, ऊपर से प्रेशर था बैजल साहब में। जब इन्होंने मना कर दिया तो कुर्सी से ही हटा दिया इनको, और इनको कुर्सी से हटाकर मोदी जी एक ऐसे आदमी को लाए, अपने सबसे प्रिय आदमी को लाए, जो कभी ब्यूरोक्रेट नहीं था, ना आईएएस था, ना आईपीएस था, ना आईएफएस था, ना आईआरएस था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का था, ना किसी मिलिट्री बैकग्राउंड का था। ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली में हमेशा ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री के लोग, यही सब लोग रहे एलजी। पहली बार एक नॉन ब्यूरोक्रेट को मोदी जी ने कुर्सी पर बैठा दिया, और नाम आप जानते ही हैं, विनय कुमार सक्सेना, मोदी जी के खास, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और गुजरात में मोदी जी के साथ थे, एनजीओ चलाते थे। इनको कुर्सी पर बैठा दिया गया, और आते ही सक्सेना साहब ने वही फाइल खोल दी जिस फाइल में कोई नुक्स नहीं निकाल पाए थे बैजल साहब। उसी फाइल में इन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिख के आपको पता ही क्या हुआ फिर, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, कोई सबूत नहीं, एक पैसा बरामद नहीं, 100 करोड़ से ज़्यादा के इल्ज़ाम करप्शन के। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, मोदी जी के सबसे खास आदमी आज की तारीख में दिल्ली में अमित शाह के बाद, अगर इन्होंने कमज़ोर मामले में, जिसमें मेरिट नहीं था, जिसमें कोई एविडेंस मिलने की उम्मीद नहीं थी, अगर इसमें एक मुख्यमंत्री, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी और तमाम सांसद और नेता, इन सबको जेल भेज दिया, एक ऐसा केस जिसमें सीबीआई और ईडी महीनों की जांच में फेल हुई, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, कस्टोडियल इंटरोगेशन हुआ, उसके बाद छापे मारे गए, बैंक खाते सील किए गए, सब कुछ किया, महीनों तक किया, फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। तो एक कमज़ोर मामले को, जिसमें सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियां फेल हुई, कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। और दूसरा सवाल कि अनिल बैजल ने जांच क्यों नहीं करवाई और सक्सेना जांच क्यों कराना चाहते थे। एक एलजी जो ईमानदार था, जो आईएएस ऑफिसर था, उसने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, और दूसरे ने कहा, जो आईएएस नहीं था, कि जांच होनी चाहिए। क्या इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई एक ने मना क्यों किया और एक ने आदेश क्यों दिया, एक का यस क्यों और एक का नो क्यों, कि इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या केस इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ नेताओं को जेल भेजना था, किसी सरकार को डिस्टेबलाइज करना था, हिला देना था उसकी नींव को? क्या नेता को जेल भेजने के लिए केस बनाए जा रहे थे? यानी जो कुछ इमरजेंसी के दौरान हो रहा था, वही अब हो रहा है। अब दोस्तों, हमारी और आपकी तो कोई बिसाती नहीं है अगर बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को बिना किसी मेरिट, बिना किसी सबूत के, अगर कमज़ोर मामलों में जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि पहले नेता ढूंढ लिया और फिर उस नेता के हिसाब से केस बना दिया, यानी पहले गर्दन ढूंढी और फिर फंदा बनाया कसने के लिए। अगर इस तरह का खेल हो रहा है, न सिर्फ दिल्ली में, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ यही हुआ, अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनके साथ ऐसा हुआ, एक लंबी फेरिस्त है, इस तरह के कई नेता अलग अलग पार्टियों के जेल भेजे गए। इसके पीछे क्या वाकई सरकार में, सरकारी एजेंसियों में एक प्रेशर है? और क्या ये बात सही है कि जो मोदी के आदमी होते हैं वहाँ पर कानून खामोश हो जाता है, वो कानून से बड़े? मुझे लगता है गंभीर विषय है।
और दो खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर, बेखौफ बोलते हैं, लखेड़ा साहब उनसे भी ज़्यादा बेखौफ बोलते हैं। इन दोनों जर्नलिस्ट को सुनिए, एक सेकंड ओपिनियन बनाइए। मैंने जो बात आपके सामने रखी उसके अलावा एक दूसरा नज़रिया भी देखिए। टाइगर, जो पहला सवाल ये है कि अगर आप इस पूरे केस को देखें कि जिस केस में सब लोग छूटते चले जा रहे हैं, गवाह छूट गए, आरोपी छूट गए, उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल को छोड़ दिया गया, उसमें संजय सिंह को छोड़ दिया गया, मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया, लाइन लगी है छूटने वालों की और कोई सबूत नहीं है, कोई बरामदगी नहीं। इसका मतलब केस में दम नहीं था। तो केस बनाया किसने? केस तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया ना। मैंने केस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी जी के जो आदमी है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर कोई कुछ नहीं क्यों नहीं बोला? मैं दीपक भाई यही कह रहा हूँ, कोई हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है सक्सेना? अरे जब मैं वही तो कह रहा हूँ, जब गवर्नर पे बोल सकते हो आप, जब गवर्नर पे टिप्पणी हो सकती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे क्यों नहीं हो सकती? महाराष्ट्र का मैंने पैरेलल अभी ड्रॉ करके बताया। कोश्यारी साहब पे क्या टिप्पणी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने? ये टिप्पणी आज मुझे एक बात बताइए, क्या बैजल साहब ने मना किया इसलिए उनको हटाया गया? अनिल बैजल को क्यों हटाया गया? क्या बैजल साहब ने, अनिल बैजल साहब के साथ मेरा जो जानकारी है, अनिल बैजल के साहब के सामने भी एक प्रस्ताव आया था कि आप सीबीआई की इंक्वायरी करिए ये शराब कांड में, उन्होंने मना कर दिया कि केस नहीं बनता है। केस नहीं बनता है। ये जो आदमी है, कल खादी ग्रामोद्योग मंडल चलाता था, उसको आपने दिल्ली का भविष्य सौंप दिया, दिल्ली का भाग्य विधाता बना दिया है। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कि ये बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये समझने की कोशिश होनी चाहिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पीके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये समझने की कोशिश। ये मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हो सकते। मैं दिल्ली का रहवासी हूं, ये मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे डिसीजन नहीं लेते। जिस केस में सर पैर कुछ भी नहीं है, अगर आप उस पर बोलते हो कि सीबीआई की इंक्वायरी करो, सीबीआई खाली बैठी है क्या? क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, आपके विरोध विपक्ष की सरकार है, तो आप सीबीआई की इंक्वायरी करोगे। इसके पहले गुजरात में 3,000 करोड़ का रिफंड मांगा है गुजरात सरकार ने अडानी से, वो क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। वहां के राज्यपाल क्या इतने अनपढ़ है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है? तब सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं की? गुजरात में इतने बिल पेश किए गए, कोयला जो खरीदा गया उसमें हायर प्राइस पे, सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए मांगे अडानी को। एक गुजरात गवर्नमेंट टू अडानी का लेटर है टाइगर। तो वहां जहां स्कैंडल है, मैंने क्या कहा, हम ये मानते हैं कि इस देश में एक फॉल्ट है कि जो राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में होता है वही राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन जो राज्यपाल पद पे बैठता है उसको पद की गरिमा रखनी चाहिए। आप एक पार्टी के विचारधारा के लोग हो सकते हो, लेकिन उस पार्टी के कैडर बन के यदि आप राज्यपाल पद पे बैठोगे तो उस राज्यपाल पद की तौहीन। जी आप सरकार का एजेंडा मत चलाइए, आप दिल्ली गवर्नमेंट का एजेंडा आम आदमी के लिए चलाइए, कॉमन इंसान के लिए चलाइए। जी, बड़ी बात लेकिन आपका एजेंडा मात्र विपक्ष की सरकार को ध्वस्त करना है, डिस्क्रेडिट करना है, उन्हें लगातार तकलीफ देके कोर्ट के चक्कर कटवाने हैं। यदि इस एजेंडे के साथ आ रहे हैं तो फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम नहीं है। बड़ी बात कही टाइगर ने दोस्तों ये कहा कि ये जो मामला था शराब का, इस पर जो पहले वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल साहब, उनसे कहा गया कि मुकदमा दर्ज कराइए। जब उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनका भाई केस बनता नहीं, इसमें दम नहीं है, तो मोदी जी ने अनिल बैजल से इस्तीफा ले लिया, वो हट गए। उसके बाद मोदी जी अपना एक और भरोसेमंद, डबल भरोसेमंद वाला आदमी विनय सक्सेना लेके आए, जो उनके गुजरात से साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि रहने वाले उत्तर प्रदेश के सक्सेना साहब हैं। फिर सक्सेना साहब से कहा गया कि भाई ये केस बनाइए, और सक्सेना साहब ने ऐसी बीन बजाई कि आज तक बीन बज रही, सबकी बज रही है, ईडी और सीबीआई की बीन बज गई। लखेड़ा साहब, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है कि साहब ये तो केस नहीं बनता, उसको हटा दिया जाता है, और दूसरा वाला जब केस बनाता है तो केस अदालत में कहीं स्टैंड नहीं करता, ईडी सीबीआई चक्कर घिन्नी की तरह नाचती रहती है, उनको कुछ मिलता नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है, सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किन परिस्थितियों में ये केस बनाया, उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, हम लोग गलतफहमी में हैं और इस मुद्दे पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर
लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक मुखौटा है, एक प्यादा है। ओहो, गवर्नर एक कोश्यारी एक मुखौटा था, एक प्यादा था। जो रिमोट कंट्रोल था, रिमोट कंट्रोल से फोकस हटा के ये जो मुखौटों पर हमने फोकस कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि जो रिमोट कंट्रोल जो कर रहा है अमित शाह, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, मोदी जी का दफ्तर, पीएमओ, यहां से जब दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया, पहले हराया तो आपको 3 सीटें मिली, दूसरी बार हराया तो आपको 7 सीटें मिली। तो सिचुएशन ये होगी कि जब जनता ने आपको हरा दिया तो फिर आपने जांच एजेंसियों को ये जिम्मा सौंप दिया, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कि विपक्षी पार्टियों से अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, पंजाब के पॉलिटिशियन हो, हरियाणा के पॉलिटिशियन हो, ये तमाम पॉलिटिशियन के खिलाफ एक पैन इंडिया बेसिस पर आपने कैंपेन शुरू किया, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है तो आप जो मर्जी करें। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन एक चीज आपने कही, आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना साहब जो है, जो मोदी जी के खास हैं, आप कह रहे हैं कि इनका दोष नहीं है, इन पर उंगली मत उठाइए, इनका रिमोट जिनके पास है उन पर उंगली उठाइए। नहीं, मोदी और अमित शाह, रिमोट सक्सेना साहब का उनके पास है। तो क्या मैं ये मानूं, आप जो बोल रहे हैं, कि सारा का सारा केस ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या अमित शाह के दफ्तर से बना के भेजा गया और एलजी ने सिर्फ साइन कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? यकीनी तौर पर कह रहा हूं मैं। ये देखिए, जो ईडी कंट्रोल में किसके है? ईडी एलजी सक्सेना के कंट्रोल में, तो बीके सक्सेना के कंट्रोल में तो नहीं है। ईडी को कौन कंट्रोल करता है? होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। सीबीआई को कौन कंट्रोल करता है? होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंट्रोल करते हैं। इनकम टैक्स किसके कंट्रोल में है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर के कंट्रोल में। जी पीएमएलए के कौन कंट्रोल करता है कि पीएमएलए में इनको जेल जमाना? ये जो कानून पास किया पीएमएलए का कि साहब जब तक जांच चलती रहेगी तब तक ये आदमी जेल में बंद रहेगा, तो सवाल ये है कि ये जो नादिर शाही चल रही है, ये जो अनार्की चल रही है, ये जो ताना, जितने भी कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये किस लिए हो रहा है ये बेजा इस्तेमाल? तो सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई फंडामेंटल राइट है नागरिकों के कि नहीं है? टाइगर, एक तरफ तो जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं साहब सीबीआई ने मतलब ये जो केस बनाया, इलीगल बनाया, इस केस में दम नहीं है। जस्टिस भुवन कह रहे हैं कि साहब ये तो केस ही इलीगल है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक तरफ तो सीबीआई की आलोचना हो रही है, ईडी की आलोचना हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं साहब केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, केजरीवाल के बॉस अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, वो जो फाइल पे साइन करेंगे वही फाइल जो है केजरीवाल देख सकते। तो आप फिर से केजरीवाल को बौना बना रहे हो और लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप ताकतवर बना रहे हो। अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे ये केस जो है कहीं ना कहीं बेल तो दी गई, लेकिन बीजेपी के नजरिए से बेल दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ अधिकार दिए थे, ये बोलते हुए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये, उसके बाद मोदी जी की सरकार ने एक कानून लाया एनसीईआरटी, और उस कानून के तहत एलजी के राइट बढ़ाए, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरवेन करना था। सुप्रीम कोर्ट अपने फायदे के लिए तो तुरंत इंटरवेन करता है। जब कॉलेजियम के खिलाफ जजों का अपॉइंटमेंट के लिए बिल आया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि उन पे आंच आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट को तो पूरा देश देखना है। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट की सारी फाइलें एलजी के तरफ आएगी? ये जो कानून बना, क्या ये गैर कानूनी नहीं था? यदि सर्वोच्च न्यायालय का ये डिसीजन कहता है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनको जवाबदेही है लोगों के प्रति, इसलिए कौन अधिकारी कहां काम करेगा, ये अधिकार राज्य सरकार का है। उसके बाद केंद्र सरकार कानून लाती तो उस कानून को आपने इलीगल क्यों नहीं घोषित किया? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा कि जो 1997 में जो कल जिक्र किया था उमाकांत जी ने, जो इनका चार्टर्ड बना था, उसमें पहली लाइन है, सिर्फ न्याय देना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। जी, आपने न्याय दे दिया कि दिल्ली सरकार के अधिकार है, आपने क्या किया? नहीं किया। लखेड़ा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इनका रिमोट किसके हाथ में है, लेकिन रिमोट को कब तक, वो हाथ में है, रिमोट कब समझ में आ जाएगा?
जब रिमोट जो टीवी है रिमोट से चलना बंद करेगा तो हम पूछते हैं रिमोट किसके हाथ में। आपको सबसे पहले ईडी सीबीआई के अधिकारी को जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हो, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, कोर्ट की अवमानना करने के लिए बार बार बताने के बावजूद भी बाज नहीं आते, जिस दिन अधिकारी जेल जाएंगे ईडी सीबीआई के, उस दिन वो कोई भी आदेश मौखिक रूप से नहीं मांगेंगे, रिटर्न में मांगेंगे, और रिटर्न में आदेश देने पे बाकी लोग जेल में जाएंगे जिनके हाथ में रिमोट है। सारा नेक्सस यही है। अधिकारियों की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनको प्रमोशन कैसा होता है, ये तमाम बातें जब आप देखते हो तो आपको पता पड़ता है कि ये एक नेक्सस है। अब ये क्या हो गया भाई, घर में मौत हो गई ये तकलीफ नहीं है, मौत ने घर देख लिया इसका टेंशन है। ओहो, अब कोई भी सरकार आएगी ऐसे ही ईडी सीबीआई का उपयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट देखते रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आने वाले 10 साल 50 साल 100 साल तक सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां करता रहे। ये बेशर्मी का ये अमृतकाल है, निर्लज्जता का। ये एजेंसियां इतनी निर्लज्ज है कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पे इनके कान पे जू नहीं रेंगती। जिनके कान पे जू नहीं रेंगती उनके कान पकड़ के उखाड़ने होंगे, और एक काम सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा। और जैसा गवर्नर महाराष्ट्र पे टिप्पणी हुई है वैसी लेफ्टिनेंट गवर्नर पे टिप्पणी होनी अनिवार्य थी, क्योंकि सीबीआई का मामला लखेड़ा साहब के पास एक छोटा सा सवाल किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने। जी, मैं आप ये जवाब दे चुके, मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं टाइगर से जरूर करूंगा। टाइगर, अगर देश के प्रधानमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं और देश के सबसे बड़े जज अगर ये घर में आरती उतार रहे हैं, घंटी बज रही है, तिलक लग रहा है, प्रसाद खाया जा रहा है, कमरा बंद है, अगर देश का चीफ जस्टिस और देश का प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं साथ साथ, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो कहीं स्टैंड ले पाएंगे, वो भिड़ पाएंगे ऐसी सत्ता से? कैसा भिड़ पाएंगे बॉस? नहीं भिड़ पाएंगे, कहीं नहीं भिड़ पाएंगे। आप एक चैनल में बहुत बड़े पोस्ट पे रह चुके हो, उमाकांत जी एक अखबार में बहुत बड़े पोस्ट पे। यदि आपके मालिक और संपादक ही नेताओं के घर में पत्तल उठाने लगेंगे और उनकी दोस्ती बनाए रखेंगे, तो क्या रिपोर्टर की हिम्मत होगी उस नेता को टेढ़ा सवाल पूछने की? पत्रकारिता की तो हत्या वहीं हो जाती है, न्यायपालिका की हत्या वहीं हो गई। गणपति के वहां पे, गणपति के वहां आरती उतारी गई गणपति जी की, और प्रसाद चढ़ाया गया संविधान का, इस देश के संविधान का प्रसाद चढ़ाया गया वहां पे कि सब मिलके खाओ, कोई मतलब नहीं इसको रखने का। बिल्कुल, ये हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा आपको 60 दिन है। अभी मैं अभी भी एक जगह दे रहा हूं चीफ जस्टिस को, 60 दिन में चीफ जस्टिस मुझे क्या न्याय दिलवाते हैं? या क्या सरकार के दरबार की जय जयकार कहते हैं और अपना रिटायरमेंट के बाद जगह फिक्स करते हैं, या फिर इतिहास में अपना नाम लिखा के जाते हैं? जी जी, ये देखने का समय है। अब बिल्कुल सही बात आपने कही टाइगर ने कि अब समय आ गया है जब चाहे जो कुछ वो आरती हुई या प्रधानमंत्री प्राइवेट फंक्शन में शामिल हुए चंद्रचूड़ साहब के चीफ जस्टिस के, लेकिन चीफ जस्टिस के पास अब मौका है कि वो थोड़ी अपनी ताकत दिखाएं, अपना इकबाल दिखाएं और ऐसे फैसले दें, आज जैसा फैसला नहीं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकता, तो फिर बेल किस बात की? ये एक बहुत बड़ी बहस हो रही है। आज का फैसला भी कहीं ना कहीं मतलब पूरा खुला फैसला नहीं लगता। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिनट, आखिरी मिनट है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप ईडी के अधिकारियों के साथ जब मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं या सीबीआई के अफसरों के साथ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और भी चीजें पीते हैं, मैं कह रहा हूँ चाय कॉफी जब पीते हैं, क्या बंद कमरों में वो ऑफिसर आपको बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि भैया प्रेशर है हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है, हम क्या करें साहब, हमें तो छापा मारना कहा गया तो हमने केजरीवाल के यहाँ छापा मार दिया, वरना तो केस में दम नहीं है? क्या इस तरह की बातें आपसे कम्युनिकेट करते हैं 1 मिनट के अंदर? देखिए जब जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, मैं ये कोर्ट नहीं करूंगा किसी को भी, जांच एजेंसियां हैं, जांच नाम मत बताइए साहब, जर्नल बता दीजिए। जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, जांच एजेंसियों के अधिकारियों को सिंपल ये कहना है उनका कि साहब हमें तो नौकरी करनी है, अगर नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसफर दिल्ली से बाहर हो जाएगा,
और हमारे फैमिली यहाँ हम लोग असम में या केरल में पहुंच जाएंगे, तो हमको अपनी नौकरी बजानी होती है, 10 से 5 ड्यूटी करते हैं, रात को कभी रेड मारनी पड़ती है, रेड के लिए रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है। अदरवाइज सब लोग नौकरी कर रहे हैं, ऊपर के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये फर्क पड़ा है जांच एजेंसियों में कि जब ये 240 में आए हैं तो जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वहां रेजिस्टेंस हुआ है, वहां वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे साहब ये काम हमसे नहीं होगा। ऐसे भी अधिकारियों के नाम आए हैं और वो तभी ये सब चीजें बाहर आई हैं जब राहुल गांधी को ये बताया गया ईडी के उनके सोर्स ने कि अरे भाई साहब रेड पड़ने वाली है आपके यहाँ, तो उसने रात 1:30 बजे रात ट्वीट कर दिया। तो अगर ये 240 नहीं आते तो ये डर खत्म कहां से होता। आज जुडिशरी जो है, जुडिशरी का जो मिजाज बदला है, मैं कल परसों का घटनाक्रम आरती गणपति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं, मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं। डर खत्म हो गया है और उनके हाथ खुल गए, वो अब गलत को गलत और सही को सही बोलने लग गए हैं। आपने कहा कि अफसरों का ये मानना है कि प्रेशर है, दबाव है, लेकिन नौकरी करनी है, परिवार चलाना है, इसलिए उनको हुक्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे अधिकारी खुल रहे हैं। एक आखिरी कमेंट केजरीवाल वानखेड़े जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अब जो लखेड़ा साहब ने कहा कि धीरे धीरे अधिकारी जो हैं उनका थोड़ा सा ताकत आ रही है, जैसे जैसे मोदी कमजोर होते चले जा रहे हैं, क्या अब सूचनाएं मिल रही हैं आपको? क्या टाइगर आपको अब ईडी और सीबीआई से लोग फोन करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है गड़बड़, खबरें मिलनी शुरू हो गई, लीक हो रही खबरें? देखिए, फोन कोई नहीं करता, किसी आए बाय पार्टी वार्टी में मिल जाते हैं, कहीं कहीं किसी शॉपिंग मतलब आपसे बातचीत शुरू कर दी अधिकारियों ने? हाँ, तो बातचीत करते हैं, छुपके करते हैं, और बाकी बोलते भी है कि बहुत तकलीफ है यार, बहुत गलत काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन क्या करो, नौकरी करनी पड़ती, जैसा उन्होंने कहा। कई बार ये भी कहते हैं, लेकिन दो बातें मैं कहता हूँ, क्योंकि 2014 से लेके अब इतना समय हो गया है कि कुछ घोषित अधिकारी ही संघ की विचारधारा के, कुछ न्यायपालिका में ऐसे न्यायाधीश बैठे कि जो संघ की विचारधारा के। अभी वीएचपी ने एक मीटिंग ली, उसमें 30 पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस बैठे हुए थे वीएचपी की मीटिंग में। तो एक बहुत बड़ा लॉट है, उन्हें सरकार कांग्रेस की आती, बीजेपी की आती, ये मतलब नहीं। उन्हें बीजेपी के खिलाफ जो भी है, संघ के खिलाफ जो भी है, वो अपना दुश्मन देखते और वो अपना एजेंडा चलाते। ये हो रहा है। टाइगर ने और लखेड़ा साहब ने दो बड़ी बातें कही कि प्रेशर है, और जब इनसे ऑफिसर्स मिलते हैं ईडी सीबीआई के तो रोना रोते हैं कि तकलीफ में है और हमारे पर दबाव है, परिवार की वजह से, तनख्वाह की वजह से, बच्चों की वजह से हमें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। और लेकिन जो बड़ी चीज, जो एक पॉजिटिव नोट पर मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाह रहा हूँ, वीडियो को, एक बड़ी चीज इन दोनों एक्सपर्ट्स ने कही कि अब अधिकारी खुलने लगे हैं, फाइलों में क्या चीज है ये अब वो बताने लगे हैं। उन्होंने एक तरह से खबर जो है लीक करना शुरू कर दी, और ये मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां ईडी और सीबीआई का सच सामने आने लगेगा। टाइगर आप आए और लखेड़ा साहब आप आए, और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप आए, इतनी पानी बरस रहा है दिल्ली में, उसके बावजूद आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।